Hello everyone. In today's session, we will discuss the connective tissue part. In the last lecture, we have discussed the epithelial tissue. So, in today's lecture, we will discuss connective tissue. So, first thing, as the name suggests, it is connective, means it will connect something. Okay, so obviously it is a tissue which is connective in nature. Okay, so first line it is here that it is used to connect cells of other tissues in the body, है ना. So basically एक 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 पार्ट बॉडी के अंदर एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जो कनेक्ट करने का काम करता है वो होती है कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. अब इन टिश्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट काम है. जो हमारे बॉडी के अंदर जो एक स्ट्रक्चर का जो सपोर्ट है, जो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म हमारी बॉडी को मिलती है, वो इन कनेक्टिव टिश्यूज़ के कारण ही मिलती है. ठीक है. तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब इन कनेक्टिव टिश्यू के फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपको थोड़ा आइडिया है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर कौन कौन आ जाते हैं. देखो हमारे सारे ब्लड्स आएंगे, कार्टिलेज आएंगे, बोन्स आएंगे. तो आप अगर किसी भी एक ह्यूमन इंडिविजुअल को अगर आप इमेजिन करते हो या आप अपने आसपास देखते हो या खुद को ही देख लो, तो आपका जो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एक स्ट्रक्चरल जो फ्रेमवर्क है, जो एक स्ट्रक्चर आपको मिलता है, तो वो कैसे मिलता है? वो तो बेसिकली बोन से मिलते हैं. ठीक है. फिर उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक बॉडी पार्ट को दूसरी बॉडी पार्ट से कनेक्ट करता है. तो इस तरह से आप देखो जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी है वो कौन हमको प्रोवाइड करता है? कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. और सबसे पहली बात क्या करी थी हमने कि ये कनेक्ट करता है एक पार्ट ऑफ द बॉडी सेल को दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से, वन पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स. ठीक है. सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, अब देखो ये इतना भारी भरकम काम करते हैं, तो इनका जो वेट है ना, वेट का अगर देखा जाए हम कि अमंग सारे जितने टिश्यूज़ हैं उसके अंदर हम देखें तो जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, वो बहुत ही बाय वेट, अगर हम वेट के क्राइटेरिया पर रहेंगे तो हमको पता चलेगा कि यार ये बहुत ही अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा है ना इनका वेट. बाकी टिश्यू के रेस्पेक्ट में जितने टिश्यूज हमने देखे थे उनके रेस्पेक्ट में कनेक्टिव टिश्यूज़ का अबंडेंट बाय वेट हैं. दूसरा, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सब जगह मिल जाते हैं ये हमको इनसाइड द बॉडी. और उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा कि सेल्स आर लूजली स्पेस्ड, मतलब एक सेल और दो सेल्स बहुत ही जैसे एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग करके स्पेस नहीं होगा. ठीक है. उनके बीच में स्पेस होंगे, वो ओवरलैपिंग उनका प्लेसमेंट नहीं होगा. ठीक है. तो सेल्स जो होंगे ना वो लूजली स्पेस्ड होंगे. ठीक है. बीच में गैप भी होगी. और जो मैट्रिक्स होता है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, उसमें वो मिलेंगे. ठीक है. अब जो उनका ग्राउंड सब्सटेंस है वो तीन तरह का हो सकता है. जेली लाइक हो सकता है, या फिर वो फ्लूइड इन नेचर हो. जेली लाइक मतलब ना ही ज़्यादा वो फ्लूइडिक ना ही सॉलिड, बीच में जैसे हनी हो गई है ना, जो जेली लाइक हो गई. फ्लूइड मतलब वाटरी फॉर्म में. ठीक है. लिक्विड के फॉर्म में. और रिजिड और डेंस तो आपको पता ही बहुत ही टफ हो जाएगा वहाँ पर. तो जेली लाइक में मोस्टली जो मिलता है वो हमारा जैसे एरियोलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो मिल जाते हैं. ठीक है. डेंस फ्लूइड वाले में आपको आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा, है ना. ठीक है. और डेंस और रिजिड में हमारा कार्टिलेज या बोन्स आ जाएंगे. ठीक है. तो इस तरह से हमने देखा एक कनेक्टिव टिश्यू का एक बेसिक फंक्शन कि कनेक्टिव टिश्यू कैसे एक नॉर्मल उसका आउटलाइन क्या है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर. ठीक है. तो जेली लाइक हो गया, फ्लूइड हो गया, ये इसके मैट्रिक्स के टाइप हैं. ठीक ना. अब इसका कनेक्टिव टिश्यू का अगर हम ओवरऑल एक फंक्शन देखें कि हाँ चलो ठीक है ये कनेक्ट तो करते हैं, पर थोड़ा स्पेसिफिकली हम देखें कि किस तरह के इनका फंक्शन प्रोवाइड ये हमको कराते हैं, हमारी बॉडी के अंदर दिखाते हैं. तो सबसे पहली बात है कि ये बाइंड करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को विथ वन अनदर. जैसे अभी इंट्रोडक्शन में मैंने बात करी थी, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, मसल्स को स्किन के साथ जो ये कनेक्ट कर रहे हैं, मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये मूवमेंट में ये सब में इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. दूसरा जो इनका फंक्शन दे रखा है कि दे फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क,
है ना। सपोर्टिंग फ्रेम मतलब स्ट्रक्चरल एक फ्रेमवर्क हमको देते हैं। तो वो कैसे देते हैं, जैसे बोन से देते हैं, कार्टिलेज से देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी का एक शेप जो बनता है वो किस इनके वजह से ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कनेक्ट द टिश्यू कनेक्ट टिश्यूज एंड हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फैट्स। देखो हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में किसी में ज़्यादा कम डिपेंडिंग अपॉन उसकी डेली की कैसी है रूटीन, डेली रूटीन कैसी है उस पर डिपेंडेंट करता है। हम सब के पास थोड़ा ना थोड़ा, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास फैट तो है ही, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। फैट मतलब हमेशा ख़राब या ये बुरी बात है ऐसा मत समझना। फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फैट का क्या काम होता है कि वो बहुत सारा काम करते हैं। उसमें से 2-3 काम बहुत ही प्राइमरली है कि एक वो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। मतलब जैसे हम रखते हैं ना पैसों को बैंक में कि बहुत जब ज़रूरत होगा, या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखते हैं कि हाँ जब ज़रूरत होगी तो अपन ये इसके थ्रू अपन कैश निकाल सकते हैं। लाइकवाइज एडिपोज टिश्यू इज़ द एनर्जी को स्टोरेज का काम करता है। वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में फैट जो होता है ना वो एनर्जी को स्टोर करता है अपने पास, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। ये हायर क्लासेस में आप इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी आप मान के ये चलो कि जो फैट स्टोरेज है, स्पेशली एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करते हैं, तो वो एनर्जी, फैट इज़ इन फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। और जब उसको बर्न करेगा बॉडी, तो उसका ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो फिर उसको वहाँ से उसको एनर्जी मिलती है, ठीक है। जिससे हमारा बॉडी अगर किसी ऐसे कंडीशन में जहाँ हमको खाना नहीं मिल पा रहा है या हम स्टारवेशन कंडीशन में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बॉडी अपने रिक्वायरमेंट, बॉडी के फंक्शन की रिक्वायरमेंट के लिए फ़ैट का बर्न करके उसको वहाँ से एनर्जी ले सकती है, ठीक है। तो एक तरह से स्टोरेज का काम करता है। दूसरा काम फैट का ये भी होता है कि वो शॉक प्रूफ बनाता है किसको, ऑर्गन्स को, ठीक है। मोस्टली ये आई बॉल्स के अराउंड और किडनी में रहते के अराउंड मिलते हैं। तो ये अगर कोई मान लो कि अगर कोई एक्सीडेंट सपोज है या कोई इंजरी हो रही है, तो फैट वहाँ पे क्या करता है, उस ऑर्गन को इंसुलेट, एक तरह से उस इंजरी से बचाने के लिए बीच में आता है, तो वो शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगर माइनर लेवल पे अगर कुछ हो रहा है तो वो उस ऑर्गन को बचा लेता है। बहुत ही अगर एक्सट्रीम एक्सीडेंट या कुछ ऐसा हो गया, इंजरी हुई, तभी वो फैट वहाँ पे उसको वो पियर्स करके उस ऑर्गन को वो नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसे बहुत सारे आपको इंसिडेंट मिले होंगे जहाँ पे एक कोई एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ कि एक्सीडेंट की वजह से कुछ उसके बॉडी में कुछ रॉड या कुछ आ गया, लेकिन उस फैट, उसकी बॉडी में जो फैट था वो उसको मेन ऑर्गन तक नहीं जाने दिया, वो उस तक ही रह गया, अगर बहुत ज़्यादा उसमें इंजरी नहीं थी तो, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑब्वियसली हमारे को फैट बचाता है इंसिडेंट, शॉक से, इंजरीज से एक लेवल तक, और साथ साथ में ये एनर्जी का स्टोरेज भी करता है इन द फॉर्म ऑफ फैट और ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो ये तो हमने एक देखा कि कनेक्टिव टिश्यू का एक बेसिक आउटलाइन क्या है ना, कैसे ये कनेक्टिव टिश्यू दिखता है, क्या काम करता है, ये सब देखा है। अभी कुछ और एक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कनेक्टिव टिश्यू का, जो सब ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखो आप सबने ये ब्लड का तो सुना ही है नाम, ब्लड तो जानती हो क्या होता है ना। तो ब्लड के अंदर और भी कंपोनेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, है ना। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है ब्लड के अंदर, वो क्या काम करता है, वो फैगोसाइटोसिस का काम करता है। मतलब कि जो बाहर से कोई इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो ब्लड के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है, इट इज़ लाइक अ मिलिट्री, ठीक है। वो क्या काम करेगा, वो डिफेंस का काम करेगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे उस फॉरेन बॉडी को, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आई है हमारी बॉडी के अंदर, उसको वो वहाँ पे मार देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा डेडली नहीं है तो, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से हमारे को बचाता है। तो ये सब कौन से हेडिंग के अंदर अपन देख रहे थे, ये सब फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपन देख रहे थे, है ना। अब अपन थोड़ा सा और बात करते हैं, वो है
टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखो ब्रॉडली हम कनेक्टिव टिश्यू को 4 डिफरेंट टाइप्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सबका नाम देख लेते हैं पहले, और उसके बाद अपन ना सबको एक एक करके डील भी करेंगे डीपली, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो पहला टाइप हमको दिख रहा है उसका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और जो दूसरा टाइप है वो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा को टेंडन, एंड द लास्ट वन इज द लिगामेंट, ठीक है। तो ये 4 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा एनसीईआरटी में थोड़ा कम दे रखा है, तो अपन एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि समझ में ज़्यादा अच्छे से आए, ठीक है। तो अपन पहला काम करते हैं कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को लेके अपन पहले उसकी बात करते हैं। अब देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का पहले अपन जनरल कैरेक्टर देखेंगे कि कैसा होता क्या है, करता क्या है, फंक्शन फिर देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को अपन लेते हैं। ओके, ठीक है। पहला पॉइंट है कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो कनेक्टिव टिश्यू ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमको आउट ऑफ दीज 4 टाइप्स, ये 4 टाइप्स के अंदर जो हमको सबसे ज़्यादा मिलेगा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, वो मिलेगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जैसे मैट्रिक्स, मतलब उसका ग्राउंड सब्सटेंसेस कैसा होगा, जेली लाइक होगा, ना ही वाटरी लिक्विड टाइप का होगा और ना ही रिजिड या टफ होगा, तो कैसा होगा, जेली लाइक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। थर्ड, इसके जो सेल्स होंगे ना, जो सेल्स होंगे एरियोलर टिश्यू का, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होगा, ठीक है। इरेगुलर होंगे, ऐसा कोई नहीं कि पॉलीगोनल होंगे, कॉनिकल होंगे, राउंड होंगे, ठीक है। ऐसा कोई पर्टिकुलर इनका शेप नहीं है, ये कैसे होंगे, इरेगुलर शेप्ड सेल होंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। दूसरा एक नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं कि ये इसके अंदर ना एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे को 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। एक येलो फाइबर और एक है वाइट फाइबर, ठीक है। अब ध्यान रखना जब भी टिश्यू आएगी आपको आगे हमेशा ये येलो फाइबर और वाइट फाइबर आएंगे। अभी नेक्स्ट क्लास 10th में भी आएंगे, और फिर अगर बायो अपन लेते हैं 11th 12th के अंदर, एंड आई विश कि आप लोग बायो तो वहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगा। तो एक बार अच्छे से यहाँ पे देख लेंगे हम लोग थोड़ा सा कि 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स के अंदर वाइट फाइबर्स कौन सा होगा और येलो फाइबर किस किस से बना हुआ है। तो जो वाइट फाइबर है ना वो कोलाजन का बना हुआ है, कोलेजन का, ठीक है। और जो येलो फाइबर है वो इलास्टिन का बना हुआ है। तो जो वाइट फाइबर होगा ना वो नॉन इलास्टिक या होगा, ठीक है, इन इलास्टिक होगा, जिसमें इलास्टिसिटी एब्सेंट होगी वाइट फाइबर में। और जो येलो फाइबर होगा वो इलास्टिन का बना हुआ है, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी होगी, ठीक है। तो ये तो हमारे को मिल गया कि 2 टाइप्स ऑफ फाइबर होंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब थोड़ा सा और देखते हैं, इसका फंक्शन वगैरह देखते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। ओके, सो फंक्शन, तो फंक्शन में पहले अपन देखते हैं कि ये क्या करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये अगेन ये सब हम हेडिंग किसके हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू के हेडिंग के। तो सारे जितने भी टाइप्स हैं उनका एक काम तो फिक्स है कि कनेक्ट करेंगे। तो ये भी कुछ कनेक्टिव का काम करेगा, लेकिन कहाँ करता है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, फिक्सेस स्किन को मसल के साथ, ठीक है। तो स्किन को मसल के साथ ये कनेक्ट करेगा। ओके, कौन करेगा ये, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा इसका काम है कि 2 ऑर्गेन्स के आसपास के जो ऑर्गेन हो गया ना उसके चारों तरफ का जो स्पेस होगा वहाँ पे ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बहुत मिलेगा। तो मतलब ये बेसिकली क्या काम करता है कि ये ना 2 ऑर्गेन्स या कहीं स्पेस है तो उसके बीच में ना ये फिलिंग का काम करता है, ये अपने आप को फिल कर देता है। जैसे अपन जब सामान कोई मंगवाते हैं या कुछ अपने को भेजना हो और अपन चाहते हैं कि वो शॉक उस पर कुछ मतलब ऐसे टूटे फूटे नहीं, उस पर कोई शॉक ना लगे उस सामान पे, तो अपन क्या करते हैं एयर बबल वाले जो कुशन होते हैं उसके चारों कॉर्नर्स में ऊपर नीचे हम डाल देते हैं, ताकि अगर कुछ ऐसा उस पर ऐसा कुछ डैमेज वगैरह का ऐसा कुछ गिर रहा है तो उस पर जो अंदर का सामान है वो डैमेज ना हो। तो हम क्या करते हैं वो जो एयर बबल वाले होते हैं पैकेट, उससे हम उसका स्पेसिस को फील कर देते हैं, तो हम उसको कहते हैं ये पैकेजिंग मटेरियल है, ठीक है। तो लाइकवाइज जो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये पैकेजिंग टिश्यू की तरह काम करते हैं। ये 2 ऑर्गेन्स और उनके आसपास का जो स्पेस होगा ना तो उनको ये
मतलब फिल कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि कभी अगर उस इंसान या उस इंडिविजुअल के साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है, अगर उसका और तो अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो ऑर्गन्स ना अपने स्पेस से अलग होके इधर उधर हिल सकते हैं, उनका पोजीशन गड़बड़ हो सकता है। तो उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए और उनको शॉक प्रूफ, उनको किसी इंजरी से बचाने के लिए भी ये पैकेजिंग की तरह काम करता है एरियोलर टिश्यू। ठीक है। एक और है कि ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स को टिश्यूज तक अटैच भी करता है। जो ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में और नर्व्स है ना, जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाते हैं और वहाँ से पास करते हैं इन्फॉर्मेशन, तो वो सारा को कनेक्ट करने का, टिश्यू तक उनको पहुँचाने का काम भी, अटैच करने का काम भी कनेक्टिव टिश्यू का होता है। ठीक है। तो ये तो हमने देखा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। अब हमको देखना है क्या, नेक्स्ट वन, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। एडिपोज से याद आया होगा थोड़ा कि इसमें फैट से रिलेटेड हम बात करेंगे, है ना। तो एडिपोज टिश्यू ना, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो इमिडिएटली हमारा जो स्किन है ना, उसके नीचे जो आप अपना, आपके हाथ पाँव के जो भी स्किन है ना जो बाहर दिख रही है, उसके जस्ट नीचे ये होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। इनके अंदर का जो सेल होते हैं ना, उनके अंदर बहुत गैप होते हैं, मतलब बड़े बड़े वैक्यूल्स क्रिएट किए जाते हैं, बन जाते हैं मॉडिफाइड होके, सो डैट उनके अंदर ना फैट का स्टोरेज हो सके। ठीक है। तो लार्ज वैक्यूल फिल्ड विथ फैट। और इस ज़्यादा, अब सेल के अंदर क्या होता है, अगर एक सेल है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, आपको पता ही है। तो जो साइटोप्लाज्म होगा ना, वो बहुत साइड में सेल के होगा। ठीक है, बाहर की तरफ। और मेजर एरिया कौन ले लेगा, वैक्यूल। क्यों लेगा, क्योंकि उसके अंदर हमको फैट का डिपोजिशन कराना है, एनर्जी को हमको स्टोर करके रखना है। तो साइटोप्लाज्म थिन होगा, मतलब बाहर की तरफ हल्का हल्का होगा। और जो उसका न्यूक्लियस होगा वो नॉर्मली सेंटर में मिलता है न्यूक्लियस किसी भी सेल के अंदर, बट एडिपोज सेल्स, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वो न्यूक्लियस हमको बाहर की तरफ, किसी भी तरफ, कोई भी साइड के बाहर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ हमको मिलेगा। ठीक है। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक हुआ। अब इसके हम फंक्शन की बात करेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया कि भाई ये फैट का स्टोरेज करता है। ठीक है। और इंसुलेट करता है, बॉडी के बचाता है कि अंदर की गर्मी बाहर लॉस ना हो जाए, जो क्योंकि आपको पता है हमारा बॉडी एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, उसी के अंदर हमारा सारा बॉडी के ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं। अगर उसके अंदर टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर बॉडी के अंदर अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो फिर हमारे ऑर्गन के फंक्शन पे असर पड़ता है। तो 38 डिग्री सेल्सियस जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट इतना अप्रॉक्स मेंटेन रहना चाहिए। तो अगर ये फैट नहीं होंगे तो जो हीट है ना हमारी बॉडी का, वो बाहर लीक आउट कर सकता है, मतलब तो उसको बचाता है, इंसुलेट करता है ये बॉडी को फ्रॉम लीकिंग ऑफ द हीट। ठीक है। तो ये तो हो गया। और ये मिलेगा कहाँ, सबसे पहली बात तो ब्लड वेसल्स के अराउंड। ठीक है। और इनका काम क्या है, फैट है तो कुशन का काम करेंगे, है ना, ऑर्गन्स को बचाने के लिए। और एनर्जी स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। जैसे अभी तक मैंने बोला था ना कि फैट का काम है एनर्जी का स्टोरेज करना इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो ये काम वो करेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और इसके फंक्शन। अब अपन डिस्कस करेंगे थर्ड जो कनेक्टिव टिश्यू है, डैट इज टेंडन। तो टेंडन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि टेंडन क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले तो इसका अपीयरेंस डिस्कस करते हैं अपन कि कैसा होता है। ये टफ होता है, ठीक है, और ये इन इलास्टिक होता है, मतलब इसमें इलास्टिसिटी एब्सेंट होती है। ठीक है। और इलास्टिसिटी अगर एब्सेंट होगी तो याद करो, अभी हमने कहाँ देखा था कि वाइट कोलाजन फाइबर जो होते हैं उनमें इलास्टिसिटी एब्सेंट होती है ना। और ये कनेक्ट करता है किसको, स्केलेटल मसल विथ बोन। तो हमारे बॉडी के जितने मसल्स हैं ना, उनको अगर बोन के साथ, जैसे हमारे हाथों का मसल, जॉइंट पे जो मसल्स हैं वो, या हमारे एंकल का मसल्स, तो उनको सबको बोन से जो कनेक्ट करने का काम करता है वो होता है टेंडन का। ठीक है। तो टेंडन कनेक्ट द मसल्स विथ बोन। पर ये हमेशा मसल्स को नहीं, आई के अंदर ये मसल स्केलेटल एक मसल को दूसरे मसल से भी कनेक्ट करता है, मतलब बोन से ही नहीं कनेक्ट करके
इट ऑल्सो कनेक्टेड वन मसल विथ अनदर मसल टेंडन। ये कहाँ पे होता है? मोस्टली आई के अंदर, ठीक है। अगर आई का एग्जाम्पल हम छोड़ दो तो इट विल कनेक्ट मसल्स विथ बोन, ठीक है। तो ये हमारे मूवमेंट में काम करता है। अगर ये कनेक्ट नहीं करता तो पता चलता है हमारा बोन ऊपर आ गया, बाहर इस एक तरफ आ रहा है और हमारे मसल्स उसी जगह रह गए। अगर हम हाथ उठा रहे हैं तो पता चल रहा है हड्डियाँ तो आ रही हैं पर मसल साइड में हट गए। तो ऐसा काम ना हो, दोनों साथ साथ चले, इसलिए ये हेल्प करता है मूवमेंट में। कौन? टेंडन, ठीक है। अब जो फोर्थ वन रह गया लिगामेंट, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो लिगामेंट भी क्या होता है ना, टफ होती है, ठीक है। मतलब अपेयरेंस और फिजिकल उसका अपेयरेंस बोले तो टफ होती है, लेकिन वो वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की नहीं बनी होती है। किसकी बनी होगी लिगामेंट? येलो फिब्रस सॉरी येलो इलास्टिक टिश्यूज़ की। अब देखो जब इलास्टिक टिश्यू की बनी होगी तो क्या होगा, ये ये इसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होगी, है ना। और जो लिगामेंट होते हैं वो क्या काम करते हैं? इट विल कनेक्ट बोन्स विद द अदर बोन्स, ठीक है। वन बोन्स को अदर बोन पे जो कनेक्ट करता है वो है लिगामेंट, तभी तो जॉइंट बनता है। अपने हाथों में देखो जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ पे क्या हो रहा है, टू डिफरेंट बोन्स आर जॉइंटेड देयर, है ना। तो वो काम कौन करता है? लिगामेंट। लिगामेंट अगर नहीं रहेगा तो दो जॉइंट्स आपस में कनेक्टेड नहीं रह पाएंगे, तो इट स्टेबलाइज जॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि टेंडन लिगामेंट तो हो गया, पर अदर देन दिस दो इम्पॉर्टेंट वर्ड होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन्स। तो कार्टिलेज और बोन्स में क्या है ना कि they are not exactly they are cartilage and bones are known as the structural cartilage and bones are known as the structural connective tissue। ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो हम एक एक करके कार्टिलेज और बोन्स को भी देख लेते हैं। अब देखो जो अब सबसे पहले इनका फिजिकल अपीयरेंस पे हम जाएंगे, कैसे दिखते होंगे, है ना। तो ये जो दिखने का काम है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात हो रही है कि इनका जो टिश्यू होता है वो नॉन पोरस होता है, मतलब इनमें कहीं पे पोर्स नहीं होते हैं, कहीं पे गैप्स नहीं होते हैं, ठीक है, टिश्यू के अंदर। तो सबसे पहले रखना है हमको कि कार्टिलेज जो होते हैं वो नॉन पोरस स्ट्रक्चर होते हैं, टिश्यू होते हैं। ये सॉफ्ट होंगे, ठीक है, और इलास्टिक भी होंगे और फ्लेक्सिबल भी होंगे। अभी जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे ना तो हमको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो अभी घबराने की बात नहीं है, अपन साथ साथ में चलना है बस, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कार्टिलेज के अंदर कि इट विल बी अ नॉन पोरस टिश्यू, ठीक है, मतलब इसके अंदर पोर्स कहीं नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सब जगह एक यूनिफॉर्मिटी होगी, कहीं गैप नहीं होगा। दूसरा यह सॉफ्ट होगी और इलास्टिक भी होगी और फ्लेक्सिबल भी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो टिश्यू कार्टिलेज के सेल्स होते हैं ना, जो कार्टिलेज बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है, नाम याद रखना। कॉन्ड्रोब्लास्ट इज द कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो जो कार्टिलेज होते हैं ना, तो इनके अंदर जो ये कार्टिलेज जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना, ये मैट्रिक्स मतलब जो ग्राउंड सब्सटेंस है ना उनके अंदर मिलते हैं, उनके मैट्रिक्स में मिलते हैं, ठीक है, ये मैट्रिक्स में मिल रहे हैं। तो इसके अंदर ना फ्लूइड फील्ड हो गए स्पेसेस, जिसको हम लैक्यूनिया कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमको कॉन्ड्रोब्लास्ट मिलेंगे, ठीक है। जो ये कवर होते हैं कार्टिलेज, इट इज़ कवर्ड बाय टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन, ठीक है। और टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। तो कार्टिलेज को एक बार चलो फिर से देखते हैं। आई होप कि थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, बट कोई बात नहीं, एक ही करके करते हैं। सबसे पहला क्या है? नॉन पोरस टिश्यू, मतलब कोई भी छेद नहीं होंगे, कहीं भी पोर्स नहीं होंगे इस टिश्यू में, एक जैसे होंगे सब। दूसरा क्या है? ये सॉफ्ट होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे और इलास्टिक भी होंगे, ठीक है। जो कार्टिलेज बनाते हैं सेल्स उसको हम ब्लास्ट कहते हैं लास्ट में, है ना। तो कार्टिलेज बनाने वाला तो कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है। अगर जब बोन बनाने वाला होगा तो उसको ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। कॉन्ड्रो अगर साइट कह रहा है तो मतलब वो उसको कार्टिलेज के सेल्स को उसको डैमेज कर रहा है, ठीक है, साइट मतलब,
ठीक है। तो नेक्स्ट है कि इसका जो मैट्रिक्स होता है फ्लूइड फील्ड होता है, ठीक है। और उस मैट्रिक्स के अंदर कौन होंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल होंगे, और उनका क्या काम होगा, कार्टिलेज का फॉर्मेशन करना। और वो जहाँ पे रहता है मैट्रिक्स फ्लूइड फील्ड, उसको कहते हैं हम लैक्यूनिया, ठीक है। अब ये जो कार्टिलेज होता है ये कवर्ड होता है बाय टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। अब चलो हम देखेंगे ना जब इसका एग्जांपल, तो हमको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ कार्टिलेज है। अब देखो अपने अपने नोज टिप पे देखो, देखो उसको टच करो, क्या वो फ्लेक्सिबल है, इधर उधर घुमाओ, इलास्टिक है, सॉफ्ट है, हाँ है, सब कुछ है ना, तो वो कार्टिलेज है। फिर ईयर पिन है, वो कान जो हमारे बाहर की तरफ होता है, डैट इज़ ईयर पिन है। उसका नीचे वाला पार्ट जो कान का है, जो बाहर की तरफ लॉब्यूल के फॉर्म में है, उसको तुम देखो क्या उस वो सॉफ्ट है, देखो, है ना, इलास्टिक भी है, खींचते पे खींचती भी है, और फ्लेक्सिबल भी है, ऐसे मुड़ते हैं तो मुड़ भी जाती है। अब विंड पाइप मत देखना, ये ट्रैकिया को कहते हैं विंड पाइप, तो उसके अंदर सी शेप्ड रिंग्स होते हैं, तो वो होते हैं कार्टिलेज के, स्पेशली हाइलिन कार्टिलेज के। देयर टाइप्स ऑफ कार्टिलेज ऑल्सो, तो वो हाइलिन कार्टिलेज के होते हैं, ठीक है। फिर जो लॉन्ग बोन्स है हमारी बॉडी में, कहाँ कहाँ लॉन्ग बोन है, देखो थाई के बोन हो गए हैं, शोल्डर का बोन हो गया है, तो इनके जो एंड पार्ट होते हैं ना, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होंगे आपके कार्टिलेज। फिर फेसेस जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बोनी फेसेस, एक होते हैं कार्टिलेजिनियस फेसेस। तो जो फेसेस के वर्टिब्रा के अंदर अगर कार्टिलेज का वर्टिब्रा होगा तो उसको हम कहेंगे कार्टिलेजिनस फेसेस, और बोन्स का होगा तो उसको बोनी फेसेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे कार्टिलेज के, ठीक है। एक बार इनको देखो और अपने एक्सपीरियंस करो, तो फिर वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। अब कार्टिलेज का फंक्शन क्या है भाई, इतना कुछ तो पढ़ लिया, पर इसका फंक्शन तो जान लें। इसका बेसिक फंक्शन यही है कि ये सपोर्ट करता है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्टिब्रा बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली ये सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है। अब ये तो कार्टिलेज पर आ, जब इसको बोन के साथ अपन कंपैरिजन करेंगे ना, तो अपने को दोनों समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द बोन्स, है ना। अब बोन्स का हम पढ़ाई करते हैं, ओके। बोन्स, देखो कार्टिलेज क्या था कि वो पोरस था, है ना, पर बोन्स ना पोरस, सॉरी, जो कार्टिलेज था वो नॉन पोरस था, पर बोन्स कैसे हैं, पोरस फॉर्म में है ना। और वो कैसे थे, फ्लेक्सिबल थे, इलास्टिक थे, सॉफ्ट थे। तो बोन्स कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, रिजिड है, इन इलास्टिक है। हमारे बोन्स तो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं ना, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इन इलास्टिक हैं, ठीक है। जो कार्टिलेज के अंदर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स थे उसका नाम था कॉन्ड्रोक्लास्ट, पर जो बोन्स के अंदर बोन फॉर्मिंग सेल है उनका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ब्लास्ट क्योंकि जो फॉर्म करेगा उसको हम ब्लास्ट कहेंगे। मैट्रिक्स इसका फर्म और कैल्सीफाइड है, मतलब कैल्शियम उसके मैट्रिक्स में मिलते हैं। पर जो कार्टिलेज के जो मैट्रिक्स कैसे थे, याद है ना तुमको, फ्लूइड फील्ड थे, उनको लैक्यूनिया कह रहे थे हम। पर जो बोन का है वो फ्लूइड फील्ड नहीं है, ये फर्म है और कैल्सीफाइड है। जो इसके मैट्रिक्स में ना बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर मिलते हैं, और जो इनऑर्गेनिक मैटर है ना, ये हार्डनेस ऑफ बोन्स इसी की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कि जो बोन्स होते हैं ना उसमें ब्लड सप्लाई होता है, लेकिन जो कार्टिलेज होते हैं ना उनके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, लेकिन बोन्स के अंदर ब्लड सप्लाई होता है। बिकॉज बोन्स एज के साथ एक पर्टिकुलर, बचपन से जो छोटा बच्चा है उसका, बड़े बच्चे जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका बोन का साइज़ भी तो इंक्रीज होता है, तो उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए थोड़ा सा, डिपोजिशन के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर है तो, है ना। तो इसी वजह से ब्लड सप्लाई होते हैं बोन्स में और कार्टिलेज में नहीं होते हैं, ठीक है। बोन्स का काम क्या है, देखो हमारे जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किस वजह से आता है, वो बोन्स से आता है। जिसकी हड्डियाँ लंबी होंगी वो लंबा दिखेगा, जिसकी कम होंगी तो छोटा दिखेगा, है ना। तो इस तरह से हमारे जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से आता है, बोन्स की वजह से आता है ना। तो बोन्स फॉर्म द इंडो स्केलेटन, इंडो मतलब हमारे स्केलेटन के अंदर का सिस्टम बनाता है। अब इसके फंक्शन हम देख लेते हैं थोड़ा बोन्स का। तो सबसे पहले तो भाई मूवमेंट और लोकोमोशन, बोन्स नहीं होते तो हम तो बस मांस का ऐसा फुटबॉल की तरह होते हैं ना, मसल्स, सिर्फ मसल्स होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना होता है तो हम कैसे जाते हैं, तो मूवमेंट और लोकोमोशन का जो काम करता है वो कौन करता है, बोन्स करते हैं, है ना।
हड्डियों की वजह से, जिनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं फिर उनके मूवमेंट लोकोमोशन में कितना दिक्कत आता है, आपने देखा ही होगा, है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ द इंडिविजुअल, कौन, बोन्स। और सेकंड, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़, है ना। अब हमारे देखो, हमारे चेस्ट में कितने डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स है, नीचे एब्डोमेन में किडनी है, पर जहाँ जहाँ बोन्स होते हैं, हमारा स्कल देखो बोन्स से पूरा बना हुआ है ना। तो ये सारा काम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इनके अंदर जो ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करते हैं किसी इंजरी से, ठीक है। जब तक ये टूटे ना तब तक उनको कुछ होने नहीं देते हैं। तो इट इज़ दे आर द हीरो ऑफ आवर बॉडी, कौन, बोन्स, जो लड़ के बचाता है डेलिकेट ऑर्गन्स को। अब इसके एग्जाम्पल्स, तो बोन के क्या एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल हैं, आपको याद ही, हैंड में होता है, लेग में होता है। मैं नेम में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी वो है नहीं, तो इसीलिए मैं हैंड के बोन्स को क्या कहते हैं, लेग्स के बोन को क्या कहते हैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। अभी एक कॉमन एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, हैंड, लेग्स, रिब्स, रिब्स जो चेस्ट में होते हैं, है ना, और स्कल। तो ये था हमारा, इस टॉपिक में हमने क्या करा था, बेसिक डिस्कशन किया हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ का, ठीक है। तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सब कुछ आया है, सिर्फ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमने अभी नहीं डिस्कस किया। हमने अभी सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस किया जो कि बोन्स एंड कार्टिलेज थे। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारा ब्लड आ जाएगा, है ना, कितना इंपॉर्टेंट है हमारा ब्लड, तो वो सारा डिस्कशन करेंगे, उसके अंदर के डिफरेंट कंपोनेंट को करेंगे। तो आई होप ये आपका कनेक्टिव टिश्यू क्लियर तो हो गया होगा, है ना। अगर इफ़ यू फाउंड इट वर्दी कि ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है, ये वीडियो या ऐसे और भी जो हमारे वीडियोज़ हैं सारे, एंड इफ़ यू रियली लाइक इट, प्लीज़ like it, share it with your other friends, and also subscribe this channel. Okay, thank you.